Hello friends, welcome to daily news analysis of the Indian Express. Today the date is 17 October, so let's get started. First news is that ED may make AAP accused in excise policy case. Now, what is significance of this news? See, the thing is that under this Prevention of Money Laundering Act, okay, political parties doesn't come under this ambit, right? In PMLA, only companies incorporated under Companies Act of 2013 can be punished. All right. And political party doesn't come under the definition of companies. Okay. So अब इसको ईडी किस तरीके से प्रेजेंट करता है एंड कोर्ट किस तरीके से इसको हैंडल करता है ये देखा जाएगा क्योंकि देखिए कंपनीज में यहाँ पर एक टर्म आता है इसकी डेफिनेशन में दैट इज एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज को इजी लैंग्वेज में डिफाइन करता है एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स। राइट, तो अगर कोर्ट ने चाहा तो इस वर्ड्स को एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल जो कंपनीज की डेफिनेशन में आता है इसको इंटरप्रेट कर सकता है इस एक्ट से कनेक्ट करके कि एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल ही पॉलिटिकल पार्टी की भी डेफिनेशन है। क्लियर? तो ये कोर्ट पे डिपेंड करता है कि वो इस फ्रेज को किस तरीके से इंटरप्रेट करेगा। क्लियर? अगर ऐसा होता है तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास ऑप्शन रह जाता है कि वो इस पॉलिटिकल पार्टी को डी रजिस्टर कर सकता है या डी रिकग्नाइज कर सकता है, डिपेंडिंग की कोर्ट इस पर क्या स्टैंड लेता है। बट अगर ये डेफिनेशन इस तरीके से इंटरप्रेट नहीं की जाती है तो फिर पॉलिटिकल पार्टी को आप नहीं कर पाओगे इस एक्ट के अंडर में। राइट, पॉलिटिकल पार्टीज को अगर आपको किसी इलिसिट एक्टिविटी के लिए हैंडल भी करना है तो वो आप इनकम टैक्स एक्ट के अंडर में कर सकते हो, नॉट अंडर पीएमएलए। राइट, बट यहाँ पर ईडी जो कह रहा है कि हम इस एक्ट के अंडर में आम आदमी पार्टी को अक्यूज कर रहे हैं तो फिर वो डेफिनेशन को पहले क्लैरिफाई करना जरूरी है कोर्ट के लिए। ऑलराइट, नाउ Election Commission in uncharted territory as there's no prescription in the electoral rules and laws on what should be done when a political party is accused of illegality. राइट, ऐसा कुछ अभी तक डिफाइन नहीं है इलेक्शन कमीशन के पास कि अगर कोई पार्टी को चलो आपने कर भी दिया कि ये कुछ गलत कर रहे थे इलीगल, तो इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा कोई पावर है नहीं अभी। ठीक है, इस न्यूज पे भी हम आगे और देखेंगे। यहाँ पर फाइनली जो इतने दिन से केस चल रहा था 26 वीक प्रेगनेंसी का, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अंडर में जो बेंच बनी थी उसने कहा कि नहीं कर सकते आप अबॉर्शन। ठीक है, क्योंकि फीटस जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है और लाइक हार्ट बीट्स काम कर रही हैं बच्चे की, कोई मदर की हेल्थ को या उसकी जान को कोई रिस्क भी नहीं है, तो देयर इज नो केस कि आप अबॉर्ट करेंगे इसको। जस्ट बिकॉज कि आप सोच रहे हैं कि यू आर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड नाउ फॉर थर्ड चाइल्ड डजंट मीन दैट यू कैन go for abortion of a fetus that is over 26 week. All right. Now, Supreme Court declined permission to married women to terminate her 26-week pregnancy. There is no substantial fetal abnormalities, and a preterm delivery carried the risk of being born with physical and mental deformities. अगर ऐसा कोई रिस्क होता है कि बच्चा जो होगा वो फिजिकल मेंटल डिफॉर्मिटीज के साथ पैदा हो सकता है तो शायद एक बार को अबॉर्शन अलाउ किया जा सकता है, या मदर की हेल्थ को कोई रिस्क है तो अबॉर्ट किया जा सकता है। बट इस केस में ऐसा कोई सीन नहीं है। राइट, 24 वीक क्रॉस कर चुकी है ये, जो कि अपर लिमिट थी इस एक्ट में। और ये जो एक्ट है आपका ओके मैटरनल एंड टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, ये मिस ट्विंकल आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगी। ओके, सो मैं उसको ज्यादा डिटेल में ले रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको न्यूज का कंटेक्स्ट बता रहा हूँ। इस न्यूज पर आइए, ये हमारे बहुत काम की एंड ट्रस्ट मी ये आपके प्रीलिम्स के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा। ऑलराइट, आजकल प्रीलिम्स में आपको इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर आपको लगता है कि ये ज्यादा डेप्थ में पूछ लिया। डेप्थ में नहीं पूछ लिया, वो जो भी पॉइंट उठाएगा न्यूज से ही उठाएगा, इसलिए दोनों न्यूज़पेपर्स को फॉलो करना थोड़ा जरूरी हो जाता है आजकल। पिछले 2-3 साल के पैटर्न को देखते हुए जस्ट द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस इज नॉट गोइंग टू सफाइज। ऑलराइट, गिव टाइम टू बोथ द न्यूज़पेपर, रिलाई लेस ऑन द बुक्स। एक बार आपने अपना सिलेबस बुक से कवर कर लिया, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर लिए, टर्मिनोलॉजीज क्लियर कर ली, तो फिर बस उसको रिवीजन करते रहो फ्रीक्वेंटली, बट डोंट गो फॉर मल्टीपल बुक्स। ऑलराइट, व्हाट लक्ष्मीकांत कैन डू, डीडी बासु विल आल्सो डू द सेम। यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी एक्स्ट्रा एज। 1-2 मार्क्स की मिल भी जाए तो वो वर्थ नहीं है कि आप एक पूरी सेपरेट बुक पढ़ रहे हो, जबकि क्वेश्चन आपके पूरे करंट पे आ रहे हैं आजकल। एनीवे,
चलिए, नाउ अगर प्यूनिटिव एक्शन लेने भी हो पार्टी के अगेंस्ट, तो ऑप्शंस जो हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास वो बहुत ही लिमिटेड हैं। ज्यादा से ज्यादा वो क्या कर सकता है, इट इज एम्पावर्ड टू सस्पेंड और विड्रॉ ए पार्टीज रिकग्निशन अंडर इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ उसका इलेक्शन सिंबल विड्रॉ कर सकता है वो। नो, लुक एट दिस, अंडर दिस इलेक्शन सिंबल ऑर्डर पैरा 16A, ये याद रखना जरूरी नहीं है पैरा 16 या सेक्शन दिस एंड दैट, सिर्फ अभी आपको समझाने के लिए। ओके, यहाँ पर ये क्लियरली बताता है कि किस ग्राउंड पर कमीशन ऐसे एक्शन ले सकता है अगेंस्ट ए पॉलिटिकल पार्टी। तो ये एक्शन सिर्फ तभी लिए जा सकते हैं जब पार्टी फेल टू ऑब्जर्व द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और डज नॉट फॉलो द ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ द कमीशन, बट देयर इज नथिंग ऑन व्हाट शुड हैपन इफ ए पार्टी इज अक्यूज्ड ऑफ इलीगैलिटी। ठीक है, यहाँ पे आम आदमी पार्टी ने ना तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट किया है और ना ही इलेक्शन कमीशन के किसी ऑर्डर को डिसऑबे किया है, सिर्फ अक्यूज किया जा रहा है, कन्विक्ट भी नहीं हुई है अभी आम आदमी पार्टी, सिर्फ अक्यूज किया जा रहा है बाय ईडी कि इन लोगों ने कुछ गलत किया है। ऑलराइट, इनकी जो एक्साइज पॉलिसी थी उसमें, तो इलीगैलिटी के बेसिस पर क्या करना चाहिए ये क्लैरिटी नहीं है इलेक्शन कमीशन के पास। अभी तो खैर कन्विक्शन हुआ भी नहीं है, लेकिन अगर इनकेस हो जाता है तो इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, कैसे हैंडल करेगा, उस पर क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, इट इज जस्ट बीइंग अक्यूज डजंट अमाउंट टू एनीथिंग। नाउ इसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या है इनके पास, सेकंड ऑप्शन है टू डी रजिस्टर ए पार्टी, बट अगेन यहाँ पर भी लिमिटेड ऑप्शन है, क्योंकि अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 इट एम्पावर्स इलेक्शन कमीशन टू रजिस्टर ए पार्टी, इट कैन रिव्यू इट्स डिसीजन ओनली अंडर 3 एक्सेप्शन। 3 केस में आप रिव्यू कर सकते हो आपने जिस पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर किया है। पहला केस कि उस पार्टी ने रजिस्ट्रेशन फ्रॉड से हासिल किया था। सेकंड केस, पार्टी खुद इन्फॉर्म करे कि अब हमें इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में फेथ नहीं रह गया है, हम सोशलिज्म के प्रिंसिपल को नहीं मानते, सेक्युलरिज्म डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करते, एंड आई विल नॉट अपहोल्ड दी सॉवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अगर ऐसा कोई डेक्लेरेशन करती है पॉलिटिकल पार्टी तो उसको डिरजिस्टर किया जा सकता है। एंड थर्ड, अगर खुद यूनियन गवर्नमेंट ने किसी पॉलिटिकल पार्टी को अनलॉफुल डिक्लेयर किया हो अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 और एनी अदर सिमिलर लॉ। ठीक है, तो तो यहां पर ऑप्शन आ गया था इलेक्शन कमीशन के पास, ठीक है, कि आप विड्रॉ कर सकते हो पार्टी का रिकग्निशन, एक ऑप्शन ये है। ठीक है, लेकिन अगेन इलीगैलिटी के केस में नहीं, सिर्फ एमसीसी के वायलेशन के केस में या इलेक्शन कमीशन का कोई ऑर्डर फॉलो ना करने के केस में आप ऑप्शन 1 यूज कर सकते हो। ऑप्शन 2 क्या है आपके पास, कि आप डी रजिस्टर कर दो इस पॉलिटिकल पार्टी को। देखिए, डी रजिस्टर सिर्फ 3 कंडीशन पे हो सकता है, और वो 3 कंडीशन क्या है जो हमने देखी। पहला, रजिस्ट्रेशन आपने फ्रॉड से हासिल किया था, आप डिक्लेयर कर रहे हो कि आपका एलिजेंस नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, और थर्ड कि यूनियन गवर्नमेंट ने आपको अनलॉफुल डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, तो 2 ही ऑप्शन मिलेंगे इलेक्शन कमीशन को। नाउ नेक्स्ट इज कि अगर पीएमएलए एक्ट में कन्विक्ट हो भी जाती है आम आदमी पार्टी, तो प्रॉब्लम ये है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के पास कोई प्रोविजन है नहीं कि इस केस में कैसे डील करना है। ठीक है, कि इस पार्टी ने कोई इलिसिट एक्टिविटी की है, मनी लॉन्ड्रिंग की है, तो क्या करें, इसके कुछ प्रोविजंस आपने बताया ही नहीं है इलेक्शन कमीशन को। अब लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है दैट whether ARP could be added as a accused under section 70 of PMLA given that political party is not a company. This is the important point. पॉलिटिकल पार्टी कंपनी नहीं है, और जबकि पीएमएलए एक्ट जो कहता है वो कहता है कि सिर्फ आप कंपनीज को कन्विक्ट कर सकते हो फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, बट कंपनीज की जो डेफिनेशन है उसमें पॉलिटिकल पार्टीज नहीं आती हैं। सेक्शन 70 ऑफ पीएमएलए डील्स विद द ऑफेंसेस कमिटेड बाय कंपनी ए पार्टी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 29। अब सेक्शन 29 जो है अपना आरपीए का, वो डिफाइन करता है पॉलिटिकल पार्टी को। ठीक है, वो कहता है दैट पॉलिटिकल पार्टी इज एनी एसोसिएशन, रिमेंबर दिस वर्ड, ओके, एसोसिएशन और ए बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, यही टर्म है बस, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल जो ओवरलैप होगा कंपनीज की डेफिनेशन अंडर कंपनीज एक्ट, ओके, और उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। तो इस टर्म को, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल, इसी टर्म को इंटरप्रेट करके ईडी ये केस फाइल करना चाहता है। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल सिटीजन्स ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड विद इलेक्शन कमीशन, इट डजंट फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ कंपनी। ठीक है, तो अब इस केस को मॉनिटर करेंगे हम लोग, जैसी भी आगे प्रोग्रेस होगी कोर्ट में उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। नाउ आपको मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट मिस ट्विंकल करा देंगी, एंड सरोगेसी एक्ट मैं आपके साथ करवाऊंगा। ठीक है, क्योंकि इसमें काफी सारे चेंजेस किए गए थे, क्योंकि सरोगेसी क्या एक बिजनेस बन गया था।
इंडिया में काफी ज्यादा इसके एक्सप्लॉइटेशन देखने को मिल रहे थे। जो गरीब वेमेन्स वगैरह हैं उनको हायर किया जा रहा था पैसे देकर। ओके, मल्टीपल प्रेगनेंसीज इन दैट टू इन देयर अर्ली एज, ओके 18 19, इसमें मल्टीपल प्रेगनेंसीज के लिए उनको कमर्शियली एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। तब ये सरोगेसी एक्ट लाया गया एंड इसमें काफी सारी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई। और उसी में से एक रिस्ट्रिक्शन था कि आप जो भी लोगे सरोगेट के लिए, ठीक है, जिस लेडी को भी, वो आप ही की क्लोज रिलेटिव होनी चाहिए, राइट, एंड उसके खुद के पहले से 2 बच्चे हो चुके होने चाहिए, ऑलराइट, तभी वो आपके लिए सरोगेट बन सकती है, ठीक है। और उसमें एक सबसे खराब रिस्ट्रिक्शन ये लगाई गई कि विडोज को अलाउ किया गया, डिवोर्सेस को अलाउ किया गया, बट अनमैरिड गर्ल को अलाउ नहीं किया गया कि वो सरोगेसी यूज कर सके। क्लियर? सो दिस सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट विच एक्सक्लूड्स women like her, I mean unmarried, okay, पीछे जो दिया है न्यूज में, अनमैरिड women है ये, from availing the surrogacy procedure while only allowing an Indian widow or female divorcee to take the benefit of the same। तो ये कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेटरी हो जाता है, तो इसी को चैलेंज किया गया है। The plea also challenged the regulation that forces a single woman to use her own eggs to avail the surrogacy procedure। Reproduction of female gamete has no connection with women marital status। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ये कह रहा है, ये जो हमारा एक्ट है इसको हम डिटेल में भी देखेंगे। ओके, ये फोर्स करता है एक सिंगल वेमेन को, चाहे वो डिवोर्सी हो या विडो हो, कि आपको अपने खुद के एग यूज करने हैं, राइट। और यहाँ पर जो पेटिशनर है ना, वो कह रही है कि नहीं, मैं अपने एग यूज नहीं करना चाहती हूँ, मैं दूसरी फीमेल के, ये लिखा है शी वॉन्ट डोनर फीमेल गैमेट्स, ओके, वो दूसरी फीमेल के एग यूज करना चाहती है जो कि एक्ट के अगेंस्ट में जा रहा है। तो इसने इस एक्ट को 2 बेसिस पर चैलेंज किया है। एक, कि आप अनमैरिड वेमेन को क्यों नहीं अलाउ कर रहे हो सरोगेसी अफोर्ड अवेल करना, एंड सेकेंड, कि खुद के ही एग यूज करने पड़े, ये क्यों जरूरी है मैंडेटरी। ठीक है, तो ये 2 प्रोविजन चैलेंज हुए हैं। बाकी हम इस एक्ट को पूरी तरीके से भी देखेंगे, क्योंकि वो अगर मैं अभी कराने जाऊंगा तो 30 मिनट फिर उसी में चला जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको मेन सीरीज में अलग से लेक्चर दे दूंगा उसमें। नेक्स्ट है यहाँ पर कि सेम सेक्स मैरिज। ठीक है, अब हमारा ये जो स्पेशल मैरिज एक्ट है ना, इसमें इसको रजिस्टर नहीं किया जा रहा है अभी भी। ठीक है, आई थिंक 1954 में आया था स्पेशल मैरिज एक्ट। अब यहाँ पर पेटिशनर ने चैलेंज किया है कि देखिए, पहले तो इसको आप जेंडर न्यूट्रल बनाइए। यहाँ पे जो टर्म्स हैं हस्बैंड एंड वाइफ, इसको रिप्लेस कीजिए स्पाउस से, ऑलराइट। उसी तरीके से जो उसी तरीके से जो मैन एंड विमेन वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है, उसको भी आप रिप्लेस कीजिए पर्सन से, ऑलराइट। दीज 2 चेंजेस आर डिमांडेड बाय द पेटिशनर, क्योंकि वो चाहता है कि ये थोड़ा सा जेंडर न्यूट्रल बने। क्योंकि होता है क्या है कि चलो, एक सेम सेक्स के, लाइक बी इट गे और लेस्बियन, अगर उन्होंने मैरिज कर भी ली तो उसके बाद भी वो प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं होता है और उनको वो बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। लाइक अगर उनको कोई जॉइंट अकाउंट खोलना है, ठीक है, एज अ स्पाउस, ठीक है, हस्बैंड वाइफ वर्ड नहीं यूज करेंगे यहाँ। अगर एक स्पाउस जॉइंट अकाउंट भी खोलना चाहता है तो अगेन दैट इज अ प्रॉब्लम नाउ। So the petitioner argued that marriage is not only a question of dignity but also carried with it bouquet of rights that LGBT communities denied post नवतेज जोहर। ये भी बता रहा हूं मैं क्या केस था। ओके, किस तरह के राइट्स, लाइक बैंक अकाउंट, लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस एंड सो ऑन। They contend that the implied exclusion of entire LGBT class from special marriage act, ये जो exclusion है ना, ये गलत है, is based on the sole marker of identity, sex and sexual orientation। नवनीत जौहर केस वो था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया था। ओके, सेक्शन 377, ये जो होमोसेक्सुअल्स वगैरह है ना, सेम सेक्स वाले, उनको। राइट, नेक्स्ट इज ये है, द पेटिशनर्स हैव सॉट लीगल रिकॉग्निशन बाय रिवर्डिंग द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। द सेंटर हैज मेंटेन्ड दैट द मैटर इज सेंसिटिव एंड बी बेस्ट लेफ्ट टू दी लेजिस्लेचर। तो सेंटर का कहना है कि अगर इस पर लेजिस्लेचर कोई लॉ बनाएगा तो ज्यादा ठीक रहेगा रादर देन गवर्नमेंट। ऑलराइट, तो इसमें जो भी डेवलपमेंट्स होंगे वी विल कीप ट्रैक ऑफ दैट। नाउ गगनयान मिशन, ये हमारा पहला स्पेस मिशन है जिसमें हम ह्यूमंस भेजना चाहते हैं स्पेस में। ऑलराइट, तो इसका पहला टेस्ट हो रहा है यहाँ पर। इट इज एक्चुअली एस्केप सिस्टम। ठीक है, कि अगर कल को प्रॉब्लम होती है तो कैसे हम एस्केप कर सकते हैं अपने एस्ट्रोनॉट्स को। ओके, तो वो लंबी रेस है, वो लंबा चलेगा वो मैटर।
पर उस पर वर्क करना शुरू कर दिया है, इतनी सी बात है। नेक्स्ट इलेक्ट्रल बॉन्ड, अगेन आई वुड टेल यू कि आप 450 प्लस सीरीज में जो हमने इलेक्ट्रल फंडिंग वाला एक टॉपिक किया था, काफी लेंथी लेक्चर था, मोर देन 1 आवर, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रल फंडिंग वाला देख लें ताकि आपको ये सारे चेंजेस समझ में आ जाएं, ठीक है, क्योंकि इस तरह के पॉलिटिकल रिफॉर्म आपसे पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड, आई एम अगेन रिपीटिंग, इज द बिगेस्ट फ्रॉड ओके इन इंडिपेंडेंट इंडिया। जो थोड़ी बहुत ट्रांसपेरेंसी थी फंडिंग में वो भी उन लोगों ने खत्म कर दी। राइट, तो इवन कोर्ट में भी कई बार चैलेंज हुई है, पहले भी चैलेंज हुई थी तो कोर्ट ने कह दिया अभी 3 साल से चल रहा है, इसको रोका बंद करना ठीक नहीं है, ठीक है, बट बार बार चैलेंज किया गया और अब कोर्ट ने 30 अक्टूबर को इसके बारे में हियरिंग शुरू की है। राइट, 2018 में इलेक्ट्रल बॉन्ड लेकर आए थे, ठीक है। यहाँ पे इशू रेज किए गए विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 क्या कहता है, देयर शुड बी एटलीस्ट 5 जजेस टू हियर केसेस दैट इन्वॉल्व ए सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ रिमेंबर दिस फॉर योर प्रीलिम्स, देखिए, अगर कोई ऐसा मैटर है विच हैज ए सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ और विच रिक्वायर द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो आर्टिकल 145 कहता है दैट एटलीस्ट 5 जज की बेंच उसको सुनेगी। ऑलराइट, 5 जज बेंच, 2 जज बेंच या 3 जज बेंच नहीं सुनेगी। क्लियर, पहले 3 जज बेंच ने इसमें जजमेंट दे दिया था बट उसको भी चैलेंज किया गया अंडर दिस आर्टिकल 145(3). सो प्लीज ये इतनी माइन्यूट चीजें आप अपने प्रीलिम्स के लिए ध्यान रखिएगा। नाउ, चैलेंज किसने किया है पेटिशन, कई लोगों ने फाइल की है, उसी में से कुछ इंपॉर्टेंट एनजीओ हैं, कॉमन कॉज एंड एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। इन दोनों के नाम इसलिए याद रखिएगा क्योंकि जितने भी पॉलिटिकल रिफॉर्म्स वगैरह आए हैं ना पिछले कुछ टाइम में, जो थोड़े अच्छे आए थे 2014 से पहले, जैसे फॉर एग्जाम्पल नोटा आया था, तो ये सब इन दो एनजीओ की ही मेहरबानी से हुआ था। ये बहुत वोकल रहती हैं अगेंस्ट करप्शन। आपको पता होगा एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ये एक प्रॉपर रिपोर्ट भी निकालता है कि कितने क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स के लोग एमपी और एमएलए बने हुए हैं, ठीक है, एंड नॉट जस्ट कि कितने एमपी एमएलए बने बट कितने क्रिमिनल बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स को किस पार्टी ने टिकट दिया है। और तो ये 2 एसोसिएशन के नाम याद रखिएगा, आपके आंसर में वेटेज होगा। नाउ, यूज ऑफ इलेक्ट्रल बॉन्ड्स फॉर डोनेटिंग मनी एनोनिमसली, तो इसको चेक करेगा कोर्ट एंड रियली दिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज नाइस, आई मीन ये नहीं झुकते इतनी जल्दी गवर्नमेंट के सामने। नाउ, इसमें जब ये केस फाइल हुआ था तब एक इंटरिम रिलीफ जरूर दिया था कोर्ट ने कि इसमें ऐसा पहले प्रोविजन था कि हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे एनुअल कंट्रीब्यूशन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो भी हमें मिलेगा यूजिंग इलेक्ट्रल बॉन्ड्स, ठीक है, तो आप बताओगे भी नहीं एज अ पॉलिटिकल पार्टी। तो अप्रैल 2019 में सुप्रीम कोर्ट बेंच ने एक इंटरिम ऑर्डर दिया था कि इट डायरेक्टेड पॉलिटिकल पार्टीज विच रिसीव डोनेशन थ्रू इलेक्ट्रल बॉन्ड्स टू सबमिट द डिटेल्स ऑफ द बॉन्ड टू द ईसीआई। ऑलराइट, तो थोड़ा तो इसमें चेंज किया था बट अभी भी इसमें बहुत से लूप होल्स हैं जिनको चेंज करने की जरूरत है। यहाँ पे देखिए आईएम मुंबई की फीस 21 लाख फॉर 2 years कोर्स, आईएम अहमदाबाद 31 लाख, कैलकाटा 30 लाख, बैंगलोर 24 लाख। इंडिया ने अपनी बिड की है कि हमें 2036 का ओलंपिक अपने यहाँ होस्ट करना है एंड अहमदाबाद इज द फ्रंट रनर इन दिस, ठीक है। तो एक तो पहली तो एक न्यूज ये है कि अब ओलंपिक में क्रिकेट वापस आ रहा है, फर्स्ट थिंग, ओके, एंड मोस्टली ये इम्पैक्ट है ये जो प्राइवेट लीग शुरू हुई है ना उनका, वर्ल्ड ओवर प्राइवेट लीग, ठीक है, नॉट जस्ट इंडिया का आईपीएल बट वर्ल्ड ओवर, चाहे वो कैरिबियन प्रीमियर लीग हो, कनाडा टी20 हो, यूएई आईएलटी हो, बहुत सी लीग है ना। पहली बात तो कि एशियन गेम में इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया है, 100+ मेडल्स लेकर आया है, ठीक है। अब हमारे एम्बिशंस और ज़्यादा हैं कि हम ओलंपिक में भी अच्छा परफॉर्म करें, तो हमने अपनी पिच रेस की है कि हम लोग चाहते हैं कि हम 36 का ओलंपिक होस्ट करना, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा इट इज़ एन एज ओल्ड ड्रीम एंड एस्पिरेशन ऑफ 140 करोड़ इंडियंस, राइट। अब हमारे लिए ज़रूरी क्या हो जाता है कि हम ये बिड जीतें, ठीक है, एक अच्छा शो ऑर्गेनाइज करें, आई मीन अच्छे से ओलंपिक कंडक्ट करें, ठीक है, और साथ साथ हमारे एथलीट्स अच्छी मेडल टैली भी जीतें, राइट। नाउ, अब इससे होता क्या है कि एक तो एक सिटी को काफ़ी पोटेंशियल मिल जाता है, ठीक, अच्छा खासा फंड मिल जाता है अपने आप को मेक ओवर करने का, क्योंकि काफ़ी सारा टूरिज्म पोटेंशियल आ जाता है वहाँ पर, लोगों को एम्प्लॉयमेंट बेटर मिलता है उस टाइम पे। ऑलराइट, दिस इज वन थिंग, ठीक है। आपको अपनी जो डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस है, फॉर एग्जांपल
डोंट टेक इट पर्सनल, बट बीफ, ठीक है, हमारे यहाँ कई जगहों पे नहीं अलाउ करते हैं कि नहीं अच्छा नहीं है, बट अगर आप ओलंपिक जैसा गेम होस्ट कर रहे हो और वहाँ के लोगों की डाइट का पार्ट है, तो फिर आपको कहीं ना कहीं ये रिस्ट्रिक्शन हटानी पड़ती है उस टाइम, ठीक है। आपको अपने शहर ज़्यादा क्लीन बनाने पड़ते हैं, जैसे अभी हमने दिल्ली में किया था G20 समिट के टाइम। नाउ टू ब्यूटिफाई द सिटीज अंडर डेवलप एरियाज एंड decatoize इट्स फ्रिंजेस, ए चांस टू क्लीन अप स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप पे जब इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाती है ना कि आपको होस्ट करना है ओलंपिक, तो फिर जरूरी भी हो जाता है कि आप पहले तो अपने एडमिनिस्ट्रेशन क्लीन कीजिए। अभी हमने देखा कुश्ती संघ पर महिलाओं ने जो एलिगेशंस लगाए हैरेसमेंट के, ठीक है, उसी तरह हमारा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन भी है। तो हमारे नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन एंड इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जिसके इलेक्शन नहीं हुए थे टाइमली, ठीक है, इट ऑल्सो नीड ए प्रोफेशनल मेक ओवर एंड सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल। टोक्यो ओलंपिक जो हुए थे 22 में, उसमें हमारी रैंक 48 रही थी। वाइल स्ट्रीमलाइनिंग गवर्नमेंट फंडिंग एंड प्लानिंग, इंडिया कांट डिपेंड ऑन जस्ट हैंडफुल ऑफ डिसिप्लिन टू गेट मेडल, लाइक बॉक्सिंग में या कुश्ती में हम इसी पे डिपेंड नहीं रह सकते। हमें उन स्पोर्ट्स में भी प्रमोट करना होगा जिनमें मेडल्स बहुत ज्यादा मिलते हैं, लाइक स्विमिंग, जिम्नास्टिक एंड एथलेटिक्स। ओके, नेक्स्ट इज, ये कल हमने देख लिया था, कल ये न्यूज देख ली थी हमने, व्हाट्सएप को कहा जाएगा कि ट्रेस कीजिए कहाँ से ओरिजिन हुआ था इस न्यूज का, ठीक है। तो मैंने कल इसके फायदे नुकसान आपको बता दिए थे, मगर यहाँ पर जल्दी से एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। न्यू फ्रंट इज ओपनिंग अप इन द बैटल बिटवीन बिग टेक एंड द स्टेट। मेटास व्हाट्सएप अंडर सेक्शन 42 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 21 टू डिवल्ज the identities of those who first shared certain videos on social messaging platform, ठीक है। डीफेक्स की बात की थी कल हम लोगों ने कि आपकी वॉइस, आपके फेस, ये सब एडिट कर दिए जाएंगे, आप पहचान नहीं पाओगे, इतना क्लियरली होगा कि आप ही की वॉइस थी या जो सामने जो नेता बोल रहा है, जो पॉलिटिशियन बोल रहा है, ये उसी की वॉइस है या नहीं है। Now, this is first time that central government directली sending an order to WhatsApp under this rule, but इस गवर्नमेंट के अंडर में पहला हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि पहला इंस्टांस है। त्रिपुरा हाई कोर्ट ने ऑर्डर, वहां पर एक ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर किया था व्हाट्सएप को कि एक फेक रेजिग्नेशन सर्कुलेट हुआ था तब के त्रिपुरा चीफ मिनिस्टर मानिक साहा का, राइट। तो तब उन्होंने कहा था, कोर्ट ने ऑर्डर दिया था व्हाट्सएप को कि जरा बताइए ओरिजिन कहाँ से हुआ था इस फेक रेजिग्नेशन लेटर का। राइट, नाउ टू आइडेंटिफाई द फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ ए मैसेज, this can be done only for the purpose of prevention, detection, investigation, prosecution or punishment of an offense. Now, उसके अलावा किस बेसिस पर आप पनिश कर सकते हो, तो या तो सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर। ओके, दीज आर द कैविएट्स दैट एक्ट एज ए चेक ऑन स्टेट एक्शन। और ये सारे वही हैं जो हम फंडामेंटल राइट्स में रिस्ट्रिक्शंस पढ़ते हैं, राइट, पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशन, फॉरेन स्टेट एंड सो ऑन। तो देखिए, मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन तो आजकल बहुत ज्यादा चल रहे हैं, स्पेशली आप जो टर्म सुनते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, बहुत फेक कैंपेन चल रहे हैं। नाउ दिस कैन बी यूज्ड टू डिस्टर्ब पीस बिटवीन कम्युनिटीज, ऑब्वियसली बहुत आसान है, ठीक है। कहीं किसी मौलाना का, कहीं किसी धर्म गुरु का आप वीडियो बना दीजिए, डीप फेक का यूज करके वॉइस बदलिए और कुछ और बुलवा दीजिए, और कम्युनिटीज में पीस डिस्टर्ब हो जाएगा इतने में तो। अरे, तो ये बात तो सही है कि जेन्युइन प्रॉब्लम तो है, ठीक है। तो ये जो एन्क्रिप्शन का है, व्हाट्सएप पर चलता है जो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन, इस पे कुछ तो चेक लगाना जरूरी है, बट एट द सेम टाइम दिस इज ऑल्सो स्लिपरी स्लोप। ओके, क्योंकि अगर आपने एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन हटा दिया तो लोगों की प्राइवेसी हार्म होगी, आप कॉन्वर्सेशन पढ़ सकते हो उनके। सेकंड इज कि एक लेजिटिमेट कंसर्न ये है कि गवर्नमेंट इसका मिसयूज कर सकती है अपने क्रिटिसिज्म को साइलेंट करने के लिए। आई गिव यू एग्जांपल ऑफ मणिपुर, ठीक है, उस वीडियो का कि ट्विटर और जो कि अब एक्स हो गया है, उस पर किस तरीके से गवर्नमेंट ने प्रेशर बनाया कि ये जो वीडियो सर्कुलेट हुआ था मणिपुर का, इसको विड्रॉ कीजिए, ठीक है। तो ऐसे में कल को अगर कुछ वीडियो विड्रॉल भी करा लेते, उसके बाद आप व्हाट्सएप को कहोगे ओरिजिन पता करो, इसका वीडियो का ओरिजिनेट कौन था, वो फर्स्ट पर्सन जिसने ये अपलोड किया था। ओके, तो इस तरीके से कोई भी अगर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा है, कहीं भी गवर्नमेंट की इनएफिशिएंसीज या मिस गवर्नेंस सामने आ रही है, तो फिर आप हॉन्ट करोगे उस इंसान को, ठीक है। तो ये इसका बहुत ही नेगेटिव साइड इफेक्ट होगा, कल मैंने अच्छे से समझाया था आपको ये। Now, considering that state arbitrariness need to be guarded against, a careful balance must be struck, leaning towards protecting the rights and freedom of citizen, with the courts stepping to reinforce guidelines. कोर्ट का रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि कब व्हाट्सएप को इस तरह की डायरेक्शन देनी हो, कब नहीं। अगर गवर्नमेंट के हाथ में पावर रही डायरेक्शन देने की, तो मिसयूज के चांसेस बहुत ज्यादा है। एंड नेक्स्ट इज कि ये हमेशा कोर्ट के थ्रू भी रिटर्न ऑर्डर में ही होना चाहिए, गवर्नमेंट के हाथ में तो होना भी नहीं चाहिए, और कोर्ट के थ्रू भी रिटर्न ऑर्डर में होना चाहिए, फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ, राइट। So a less careful and more handed approach could also have implications for larger innovation system.
यहाँ पर सर सैयद अहमद खान के व्यूज आए हैं, तो प्लीज यूपीएससी अगर इस पे क्वेश्चन पूछता है ना तो कंपैरिजन करके पूछेगा, और एक कंपैरिजन ही पूछेगा। वो कभी किसी लीडर का अकेला नहीं पूछेगा। वो चाहे पूछे अंबेडकर वर्सेस गांधी, ऑलराइट, या नेहरू वर्सेस गांधी, या जैसे इस बार उसने पूछा टैगोर वर्सेस गांधी, राइट, तो कभी भी साथ में नहीं आएगा। तो सर सैयद अहमद खान पे अच्छे से शॉर्ट नोट तो तैयार कीजिएगा ही। इन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाया था 1875 में, एंड शुरू से ही ये काफी अगेंस्ट थे। जब कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ 1885 में, तब से ये काफी अगेंस्ट थे कि नहीं, हमें कांग्रेस इज ए हिंदू बॉडी, ओके, मुस्लिम्स शुड नॉट ज्वाइन दिस। और उनका कहना था कि मुस्लिम्स शुड रादर सपोर्ट दी ब्रिटिशर्स, ऑलराइट, और उनकी मदद से एजुकेशन लीजिए और जॉब्स लीजिए। तो ये पहले आदमी थे जिन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन की इंपॉर्टेंस समझाई थी मुस्लिम्स को, ऑलराइट। लेकिन एक जो साइड इफेक्ट था इनमें कि इन्होंने गर्ल्स के एजुकेशन की बात ज्यादा नहीं की। ओके, इनका कहना था चलिए गर्ल्स को एजुकेशन दे भी लें, लेकिन उनको एजुकेशन देना चाहिए कि कैसे फैमिली लाइफ अच्छे से चलानी है आपको। तो ये कहते थे कि ये जो कोएड एजुकेशन है गर्ल्स और बॉयज का साथ में, ये अच्छा नहीं है। क्योंकि गर्ल्स को आप एजुकेशन दीजिए बट विद इन दी वॉल्स ऑफ देयर होम, लाइक आप कह सकते हो एक प्राइवेट ट्यूटर सिस्टम टाइप की चीज ये लड़कियों के लिए प्रेफर कर रहे थे। ठीक है, कोएड स्कूल्स के काफी अगेंस्ट थे। इन्हें लगता था लड़कियों को पढ़ाओ लेकिन घर में ही पढ़ाओ, पर्सनल प्राइवेट ट्यूटर के थ्रू। ओके, बाकी थे थोड़े से मॉडर्न तो थे उस जमाने के हिसाब से। जैसे इन लोगों ने हमेशा इन्होंने अपनी जो अलीगढ़ इंस्टीट्यूट जर्नल थे उसमें ये लिखते रहते थे अगेंस्ट फीमेल इन्फेंटिसाइड, पॉलीगैमी, चाइल्ड मैरिज, सती, segregation of widows and poverty induced marriages of young girls and with older men। ठीक है, फिर जब एक बार ये इंग्लैंड गए थे ना, उसके बाद से इनके थॉट थोड़े से चेंज हुए थे। फिर इनको लगा था नहीं नहीं, बच्चियों का एजुकेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, बट फिर भी ये नहीं कह सकते कि इसके बाद इन्होंने कोई ऐसा कोएड एजुकेशन को सपोर्ट किया हो। वो फिर भी उतना ज्यादा लिबरल नहीं हुए थे, लेकिन हाँ एक चीज समझ गए थे कि वेमेन के एजुकेशन से ही डिपेंड करता है कि जब उसके बच्चे होंगे, सपोज लड़का हुआ मैन, तो इस ये बंदा एजुकेशन को लेके किस तरीके की थॉट रखेगा, ये मदर के एजुकेशन में डिपेंड करता है। और वो चीज हम आज भी देखते हैं, जहां पर मदर एजुकेटेड है वहां के बच्चों का आईक्यू लेवल काफी बेटर होगा। ओके, सो रिजर्वेशन देने का एक मोटिव ये भी था कि हम एटलीस्ट हर कम्युनिटी में एटलीस्ट 2-3 जनरेशन को अच्छा एजुकेशन दे सकें, बिकॉज ए सन और ए डॉटर बॉर्न ऑफ एन एजुकेटेड मदर, उसकी पर्सनैलिटी में वो सारे ट्रेड्स रिफ्लेक्ट होंगे। मेयरली कि कोई पॉलिटिशियन बन गया या किसी ने बस एक बार गवर्नमेंट जॉब ले ली, तो उसमें ये जरूरी नहीं है कि उसका आईक्यू लेवल अब बहुत तेज हो जाएगा। वो धीरे धीरे जनरेशन बाय जनरेशन ही आता है। इसलिए जो फॉरवर्ड कास्ट हैं उनका आईक्यू लेवल थोड़ा बेटर है, कंसंट्रेशन, फोकस, सब कुछ बेटर है। वो हार्ड वर्किंग एबिलिटी भी है, बिकॉज दे वर नेवर सब्जुगेटेड, ओके, दे वर नेवर डिस्क्रिमिनेटेड इन एजुकेशन। ऑलराइट, सो रिजर्वेशन का बहुत लंबा टॉपिक है। आप 3 घंटे की बात करोगे ना, उस पर चलती रहेगी। लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा कि अगर आप कभी इंटरव्यू तक पहुंचते हो तो एक बार इस टॉपिक पे ना दिव्य कीर्ति सर का लेक्चर देख के जाना। ओके, विकास दिव्य कीर्ति सर, दृष्टि आईएएस के, उन्होंने बहुत अच्छे से इस पे बात की थी। उनका करीब 3-3.5 घंटे का लेक्चर होगा। एक वीडियो है, रिजर्वेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए या रिफॉर्म करने, तो उसमें क्या करना है एक बार सुन लेना। क्योंकि अल्टीमेटली आपके पर्सनल थॉट जो भी हैं आप वो चीज़ नहीं बोल सकते इंटरव्यू में, आपको थोड़ा डिप्लोमेटिक आंसर ही देना होगा वहां। नाउ इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट फोरकास्ट की है आईएमएफ ने 6.3%। आरबीआई ने अभी भी अपना स्टैंड 6.5 पे रखा हुआ है। तो क्यों लग रहा है इनको कि हमारा जीडीपी इस साल बहुत अच्छा ग्रो होगा? इसके कुछ रीजन हैं। पहला कि मॉनसून हमारा ठीक ठाक रहा है, ज्यादा कमजोर नहीं हुआ है, सिर्फ 6% बिलो रहा है। और उसमें भी सबसे अच्छी बात यह है कि 36 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में से 29 ने रिसीव किया है नॉर्मल और अबव नॉर्मल रेट। ओके, कुछ स्टेट्स में शॉर्टेज है, करीब 7 स्टेट्स में, बट बाकी में हालात ठीक है। नाउ कैपिटल एक्सपेंडिचर पे बहुत ज्यादा थ्रस्ट कर रहे हैं हम लोग। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जो आपको कल को रिटर्न देंगे, एसेट्स बिल्ड कर रहे हैं हम लोग, चाहे वो एक्सप्रेसवे हो, पोर्ट्स हो, एयरपोर्ट्स हो। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज लाइक सैलरी, पेंशन, वो आपको रिटर्न नहीं देते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे हमारा थ्रस्ट ज्यादा है। पहले 5 महीने में ही स्टेट्स ने अपने बजटेड टारगेट का 25% खर्च कर चुके हैं और सेंटर अपने बजट टारगेट का 37% खर्च कर चुके हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर पर। तो ये सेकंड फैक्टर है। थर्ड इज रोबस्ट न्यू कंपनीज रजिस्ट्रेशन। नई कंपनीज के रजिस्ट्रेशन में काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। फॉर एग्जांपल 93,000 कंपनीज रजिस्टर हुई हैं फर्स्ट हाफ में, 6 महीने में। ठीक है, एज कंपेयर टू 60,000 रजिस्टर हुआ करती थी 5 साल पहले।
अगर डेली रजिस्ट्रेशन की बात करें तो ये भी काफी बढ़ गया है, अप टू 622, अप फ्रॉम 395। ठीक है। एंड फोर्थ फैक्टर है क्रेडिट ग्रोथ। बैंक की क्रेडिट ग्रोथ काफी तेज हुई है। ठीक है। डिपॉजिट्स भी बढ़े हैं बाय 13% और क्रेडिट भी बढ़े हैं बाय 20%। तो क्रेडिट ग्रोथ से कैसे पता चलता है? क्रेडिट ग्रोथ यानी कि लोन की डिमांड है मार्केट में। ठीक है, लोन की डिमांड है यानी कि लोग कहीं ना कहीं उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं या खर्च कर रहे हैं, तो मार्केट में डिमांड जनरेट कर रहे हैं। अब डिमांड जनरेट होगी तो ऊपर से कंपनीज भी अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगी। प्रोडक्शन बढ़ाना है तो उनको लोगों को और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा, जॉब्स पे लोग ज्यादा रखने पड़ेंगे। ठीक है। जब डिमांड नीचे ज्यादा है, सेल्स उनकी ज्यादा हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका जो प्रॉफिट होगा वो भी बढ़ेगा। अब प्रॉफिट बढ़ेगा तो उससे गवर्नमेंट के पास कॉर्पोरेशन टैक्स भी आएगा। ठीक है, यहाँ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो गवर्नमेंट के पास इनकम टैक्स आएगा। ठीक है। यहाँ मार्केट में डिमांड जनरेट हो रही है, लोग खरीदारी कर रहे हैं, तो जीएसटी भी आएगा गवर्नमेंट के पास। ऑलराइट। तो जब भी ये क्रेडिट ग्रोथ ज्यादा होती है बैंक की तरफ से, मतलब लोन ज्यादा जा रहे हैं नीचे, तो ये बहुत अच्छे साइन होते हैं कि हमारी इकोनॉमी अच्छा ग्रो करेगी। इसके अलावा उन्होंने छोटी छोटी बातें भी की, जैसे पीएम की स्वनिधि स्कीम। ठीक है, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए आई थी, 50,000 तक का लोन देंगे आपको। और दूसरा जनधन योजना, जो गरीबों को फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में लेकर आई। राइट। तो ये हेल्दी क्रेडिट ग्रोथ ये सब बताता है कि हमारी इकोनॉमी अगले साल अच्छा प्रोग्रेस करेगी। बाकी ऐसा नहीं है कि इनमें लूप होल्स नहीं है या इनको काउंटर नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। बट जरा देखिए इधर, ये है कौन? ही इज चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। राइट। तो ऑब्वियसली बात है कि वो क्रिटिसिज्म कम लिखेंगे, गवर्नमेंट की तारीफ और अच्छी अच्छी बातें ज्यादा लिखेंगे। सो ऐसा नहीं है कि इन बातों को काउंटर नहीं किया जा सकता, बट ये जो 4 पॉइंट्स इन्होंने दिए हैं रीजन, ये अच्छी बात है, ये आप याद रखिएगा कि मानसून ठीक ठाक रहा है तो अच्छा ग्रोथ रहेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है गवर्नमेंट, ये भी अच्छी बात है। न्यू कंपनीज के रजिस्ट्रेशन में काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। एंड बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ में ज्यादा अच्छा मिला है। ठीक है। तो दीज फोर आर योर पॉजिटिव्स कि क्यों हमारी इकोनॉमी अच्छा ग्रो कर सकती है अगले साल। ठीक है। उसके अलावा ये दो स्कीम आप मेंशन कर सकते हो। राइट। बाकी नेगेटिव पॉइंट्स हैं तो वो मैं आपको बाद में अलग से मेंस के लेक्चर में जब ये चीजें कराऊंगा तब बात करूंगा उनकी। यहाँ पे बात करते हैं यूएन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की। ठीक है। तो यहाँ पर ये इंडेक्स में क्लियरली बोल रहा है कि कुछ आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड टेररिज्म चल रहे हैं, सभी कंट्रीज में चल रहे हैं। चाहे वो यूरोप हो, यूरोप में राइट विंग्स वायलेंट, ये काफी चल रहा है राइट विंग्स का। चाहे वो फ्रांस हो, ब्रिटेन हो। दूसरा, यूएस में रेशियली और एथनिकली मोटिवेटेड वायलेंट एक्सट्रीमिज्म, याद कीजिए ब्लैक लाइव मैटर मूवमेंट। ठीक है, अमेरिका से शुरू हुई थी। इंडियाज अटेम्प्ट टू लिस्ट टेररिस्ट अंडर यूएनएससी रेजोल्यूशन 1267। ठीक है। क्या नाम था उसका, असद मजूर, मजूर असद, ऐसा ही कुछ नाम था। ठीक है। उसको लिस्ट करवाना चाहते थे, मसूद अजहर। ओके। इसको हम लिस्ट करवाना चाहते थे एज ए टेररिस्ट अंडर दिस यूएनएससी रेजोल्यूशन 1267। बट चाइना इसको बार बार ब्लॉक कर देता है कि नहीं नहीं, हमें आपने सफिशिएंट एविडेंस नहीं दिए कि ये टेररिस्ट है। और उसी तरीके से कनाडा, वो खालिस्तानी एक्टिविटीज को अपने यहाँ पर होने दे रहा है। ठीक है। तो कह सकते हो कि जो हमारी नजर में टेररिस्ट है वो इनकी नजर में टेररिस्ट नहीं है। होता है क्या है कि डीकोलोनाइजेशन यानी कि इंडिपेंडेंस की जब आजादी चल रही थी हर कंट्रीज में, तो जिन्हें हम रेवोल्यूशनरी कहते हैं, ओके, जो वायलेंट फॉर्म का यूज करते थे, वो हमारे लिए रेवोल्यूशनरी थे, वो हमारे लिए फ्रीडम फाइटर थे। बट ब्रिटिशर्स की नजर में उनके लिए वो टेररिस्ट थे। राइट। तो पहले ऐसी थ्योरी चलती थी कि फ्रीडम फाइटर फॉर वन इज द टेररिस्ट फॉर द अदर। बट आज के टाइम में ये थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होनी चाहिए कि कनाडा के लिए खालिस्तानी ज्यादा फ्रीडम फाइटर और हमारे लिए टेररिस्ट, ऐसा नहीं है। टेररिस्ट इज टेररिस्ट, जो किसी को किल करे वो टेररिस्ट। ओके, ये सब बॉल टू बॉल कमेंट्री चलती रहेगी, इसको आप फॉलो करने की जरूरत है। यहाँ पे एक चीज है जो आप अपने आंसर में यूज कर सकते हैं। कैश में तो फंडिंग होती है टेररिज्म की। ठीक है, कहाँ से आता है कैश? ड्रग सेल करके, आर्म्स वेपन्स वगैरह स्मगल करके, गोल्ड स्मगलिंग करके, वहां से आता है पैसा। और दूसरा कि बैंकिंग चैनल्स के थ्रू अगर आप पैसा लाना चाहते हो, सपोज कैश में लाना पॉसिबल नहीं है, तो बैंकिंग चैनल्स, आप जैसे हमास है तो उसमें बॉयकॉट लगा रखा है। ठीक है, इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर रखा है यूएसए ने। तो वैसी बात है कि ये जो इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम है, स्विफ्ट वगैरह, उनका तो यूज कर नहीं सकता पेमेंट के लिए, तो ये यूज कर रहा है क्रिप्टो करेंसीज का। ठीक है। दैट्स वाई क्रिप्टो का रेगुलेशन बहुत जरूरी है। ठीक है। इसका टेररिज्म फंडिंग में बहुत बड़ा रोल है। अगर हमें टेररिज्म फंडिंग रोकनी है तो हमें क्रिप्टोस को रेगुलेटरी नेट में लाना होगा। ऑलराइट। यहाँ पे सिर्फ एंजल टैक्स की देख लीजिए कि होता है क्या है।
एंजल टैक्स एक तरह का इनकम टैक्स ही होता है जो कि 30% लगता है करीब। और ये कब लगाया जाता है? इट इज लेविड व्हेन एन अनलिस्टेड कंपनी issues share to an investor at a price higher than its fair market value। ऑलराइट, कि अगर मेरी कोई कंपनी है, न्यू है, ठीक है, अभी तक लिस्ट नहीं किया मैंने, ठीक है, कहीं शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट पे, मेरी अनलिस्टेड कंपनी है, उसका वैल्यूएशन है सपोज एक्स नंबर, ठीक है, उसमें मैंने लाखों शेयर अगर इशू किए, लेकिन मैं सामने वाले इन्वेस्टर को अपनी फेयर वैल्यू से ऊपर की प्राइस पे बेच रहा हूं, तो फिर वो जो अमाउंट इन्वेस्ट करेगा उस पर 30% टैक्स देना होगा उसे। ठीक है, पहले ये इम्पोज किया जाता था सिर्फ इन्वेस्टमेंट मेड बाय रेसिडेंट इन्वेस्टर्स, यानी हमारे यहाँ रहने वाले, सपोज आपके वो शार्क टैंक वाले इन्वेस्ट कर रहे हैं, रेसिडेंट है वो यहाँ के, ठीक है। लेकिन फाइनेंस एक्ट 23 ने प्रपोज किया कि वी विल एक्सटेंड द एंजल टैक्स इवन टू नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर फ्रॉम अप्रैल 1। ठीक है, नॉन रेसिडेंट्स को भी देना होगा इस पे अब टैक्स, क्योंकि रहते बाहर हैं, कमाते बाहर हैं और इन्वेस्ट इंडिया में करते थे, तो वो चीज गवर्नमेंट को लग रहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। ये वही पॉलिटिकल पार्टी वाला इशू फिर से आ गया। सेक्शन 70 ऑफ द स्ट्रिंजेंट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट डील्स विद ऑफेंसेस ऑफ द कंपनीज। ठीक है, पीएमएलए जो डील कर रहा है वो कर रहा है कंपनी के ऑफेंसेस के लिए, बट पॉलिटिकल पार्टी इज नॉट ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट, राइट, वो तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंडर में रजिस्टर हुई है। बट यहाँ पर कंपनी की डेफिनेशन जो है वो कहती है इट इज ए बॉडी, कॉर्पोरेट और एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स। नाउ दिस फ्रेज एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल, इसी को इंटरप्रेट करना है कोर्ट को, क्योंकि सेक्शन 29 जो आरपी एक्ट में है वो भी पॉलिटिकल पार्टीज को कुछ इसी तरह से डिफाइन कर रहा है, एनी एसोसिएशन ऑफ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल सिटीजंस कॉलिंग इटसेल्फ ए पॉलिटिकल पार्टी। तो ये जो है ना एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स, यही एक कॉमन टर्म दिख रहा है हमें कंपनीज एक्ट की जो डेफिनेशन है, ठीक है, अंडर कंपनीज एक्ट, और अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट पॉलिटिकल पार्टीज की जो डेफिनेशन है, ठीक है, इन दोनों के बीच में हमें एक ही कॉमन टर्म दिख रहा है, दैट इज एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स। तो लेट्स सी क्या निकल के आता है कोर्ट की जजमेंट में। और ऐसा नहीं कि पहली बार किसी पॉलिटिकल पार्टी को इस तरह की एक्टिविटी के लिए कन्विक्ट किया जा रहा है, पहले भी किया गया, बट वो किया गया अंडर इनकम टैक्स एक्ट, नॉट अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। क्लियर? ट्रस्ट और एनजीओ वगैरह जो हैं वो तो ऑलरेडी पीएमएलए के एम्बिट में आते हैं पहले से ही। यहाँ पे सिर्फ ये डेफिनेशन देख लीजिए कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो होता है क्या है। तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इज द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन इन द पॉपुलेशन। ओके, एम्प्लॉयड पर्सन। यहाँ पे हमने फिर से एक बार फेरी सर्विस शुरू की आफ्टर 40 इयर्स। ठीक है, दिस वाज एज ओल्ड सी रूट rejuvenated passenger ferry service from नागापट्टिनम इन तमिलनाडु टू कानकेनथुरई इन जाफना। ठीक है, ये मैप है, ये वाला जो रीजन है इसको हम कहते हैं पार्क स्ट्रीट। ये जो रीजन है हमारा ये कहलाता है पार्क पे, एंड दिस रीजन दिस इज कॉल्ड एज गल्फ ऑफ मन्नार। ऑलराइट, उसके बाद ये जो इधर आप देख रहे हैं यहाँ कहीं है हमारा राम सेतु समुद्रम। ओके, और ये वाला जो रीजन है ये इतना, ठीक है, इसे कहते हैं जाफना पेनिनसुला ऑफ श्रीलंका। ओके, आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। ऑलराइट, सो आपको अगर कुछ पूछना हो तो दिस इज द आईडी फॉर टेलीग्राम ग्रुप इजी एज पाई यूपीएससी। Okay, hope you like the analysis. Thanks for joining. Have a great day. Keep learning.